तो सपा के एक और नेता का विवादित बयान अब सामने आ गया है। कावड़ यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले बयान पर बयान अब सामने आ रहे हैं। कावड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर रविदास मेहरोत्रा बोले हैं। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, बीजेपी आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और आतंकी दोनों धर्म पूछकर हमला करते हैं। तो ये बड़ी बात है। कल जिस तरह से एसपी के बड़े नेता ने बयान दिया एसटी हसन ने, और उसके बाद अब देखिए आज रविदास मेहरोत्रा का भी कावड़ यात्रा को लेकर बयान आ गया। उन्होंने बीजेपी और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है ऐसा कहा है। क्या कुछ कहा है जरा सुनाते हैं आपको। कावड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। रविदास मेहरोत्रा के बयान पर घिरी समाजवादी पार्टी। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर अब बड़ा हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता मानसिक संतुलन गवा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से यह बयान हुआ है, जारी किया गया है। हमने हमारे सनातनी कार्यालयों का आतंकी बताया जा रहा है। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। तो देखिए अब बीजेपी ने भी अपने बयान दिया है और बीजेपी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमारे सनातनी कार्यकर्ताओं को आतंकी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन पूर्ण तरीके से बिगड़ चुका है और चुनाव हारने की और बिहार में चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन में अब समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही। पहले कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना, उनको नफरती कहना, उनकी तुलना पहलगाम के आतंकियों से करना, और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जिनको देश की जनता ने चुना है, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी जनता के विजडम को बता रही है कि आतंकियों को चुनते हैं। सोचिए, जनता से चुनी हुई पार्टी को बार बार आतंकी कहना, ये सोच समाज दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए पीएफआई और सिमी आतंकी नहीं है। जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जो राष्ट्रवादी है वो उनके लिए आतंकवादी है। जो सनातन को सम्मान देते हैं वो उनके लिए आतंकवादी है। जो देश को प्रथम रखते हैं वो उनके लिए आतंकवादी है। ये असलियत है। और साध्वी प्राची ने भी सपा नेता एसटी हसन पर वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि हसन को आतंकवादियों की परिभाषा नहीं पता है। हिंदुवादी नेता ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो पहचान बदलकर कावड़ रूट पर ढाबे चला रहे थे, ना कि ऐसे ही आप लोगों पर। एसटी हसन को तो तमीज नहीं है। मैं क्या कहूं, मुझे खून खोल रहा है। पहलगांव के अंदर जो घटना घटी है वो हमारा धर्म पूछ करके वहां पर हत्या की गई है। इनको तो इतना भी नहीं पता कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है। वहां जो पहलगांव के अंदर जो नाम पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनकी गर्दन काटी गई। एसटी हसन, यहां बताइए कौन सी आतंकी घटना हुई है? इनको तमीज नहीं है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे इनकी बुद्धि पर। जब ढाबा ये अपने नाम से नहीं चला सकते, हिंदुओं के नाम से, हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबे चला रहे हैं, तो हिंदू धर्म में आगमन कर लो ना। हिंदू धर्म तो इतना अच्छा है, हिंदुओं के नाम लिख रहे हो। सनातन मेरा इतना अच्छा है कि सर्वे भवंतु की बात करता है। तो अपनी पहचान ना छुपाइए, आप सनातन में आइए। सनातन धर्म में आपका स्वागत होगा।
लेकिन पहचान छुपा करके ढाबा चलाओगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी ने एसपी नेताओं की कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान पर नाराजगी जताई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं और कांवड़ यात्रा में कैसे बाधा डाला जा सकता है, जिसकी साजिश रच रहे हैं। पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर के बारी बारी से बयान देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की चेष्टा कर रही है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे विघ्न डाले जा सके, इसके लिए पहले हरिंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। और खबर हाथरस से लेते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। दरअसल काफी कांवड़िए हाथरस में वहां से गुजरेंगे और फिर कोई हादसा ना हो, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। एसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को प्रमुख चौराहों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस का बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की बात कही है। तो लाखों कांवड़िए गंगा घाटों से जल लेकर जाएंगे और रास्ते में हाथरस भी पड़ेगा, इसलिए अब यहां पर भी लगातार प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पर निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ढाबे पर काम करने वाला गोपाल निकला है तजम्मुल। कर्मचारी गोपाल के आधार कार्ड से में उसकी असली पहचान का खुलासा हुआ। ढाबा कर्मचारी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने ढाबा मालिक पर पहचान छिपाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कहा, ढाबा मालिक ने मुझे पहचान छिपाने के लिए कहा था, साथ ही हिंदू पहचान बनवाने के लिए मुझे कड़ा भी पहनाया। बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में नया विवाद सामने आया, जहां पर ढाबे पर काम करने वाले सी गोपाल उर्फ तजम्मुल की हिंदूवादी संगठन से जुड़े युवकों पर कपड़े उतरवाकर उसकी जांच करने का आरोप लगाया था। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जो मेरे पर दबिश के रखी थी उन्होंने, होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा सनवर ने? दबिश गिरी मेरे ऊपर, दबिश गिरी, दबाव था आपके ऊपर? दबाव गिरा। अच्छा। कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तब का मंदिर थे। अच्छा। तब का बनवारा में तिलक लगा, फिर मेरा मैं तिलक दिन में लगा तक। तो क्या हुआ था उस दिन जब वहाँ पर जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ वहाँ पर आए थे, आपको नाम बदलना पड़ा? ये उसी टाइम सोचा आपने या पहले से तय था कि आपका नाम गोपाल ही है, या उसी वक्त गोपाल बोला गया कि गोपाल बताना है? नहीं, झूठ बुलवागा मेरे को उस दिन। तो मेरी पैंट तारी, देखो मेरी पैंट तारी और मुझे मारा था। उन लोगों ने मारा था, पहले तो उसको मारा मालिक को और फिर मुझे। हाँ जी। आपको भी मारा? आप मुझे नहीं मारा था, उन्होंने मेरी पैंट तारी थी। नहीं, उस दिन मैंने आपसे बात की थी संडे को, आपने उस दिन ये बोला कि मैंने पैंट नहीं उतारने दी। अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट उतारी है। उस दिन तो है? उससे अगले दिन तारी थी। उससे अगले दिन मामला जो हुआ था वो शनिचर का हुआ था, शनिवार के दिन का। लेकिन संडे को मैंने आपसे बात की थी, आपने दो चीज़ें बताई। आपका नाम गोपाल है, ये आपने बताया। मैंने आपसे आई कार्ड भी पूछा, आपने बोला आई कार्ड खो गया। अभी आई कार्ड है, मिल गया या खो? तो मिलेगा जी। है? कहाँ है आई कार्ड? अभी इस वक्त आपके पास है? काम पे रखा है, काम पे रखा है।
तो ये बताइए कि उस दिन तो आपने बोला था कि मैंने पैंट नहीं खोलने दी और उन्होंने पैंट खोलने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट खोली गई है। ये क्यों आपकी बातों में दोहराव आ रहा है? नहीं, जब तो मेरी पैंट तारी थी शुरुआत में, जब शुरू में चढ़े थे हाँ, वे लोग, जब अच्छा। तो मेरी पैंट तारी थी। अब नु कहता उन्होंने मुस्लिम मत वो हिंदू। अच्छा, ये बताइए मालिक कौन है उस होटल का, चलाता कौन है, उसका मालिक कौन है? मालिक को सनवर, सनवर दूसरे के नाम से चला रहे हैं होटल। किस नाम से चला रहे हैं? शर्मा जी के नाम से चला रहे हैं। वो दीक्षा शर्मा एक नाम की महिला है, वो कौन है? उनसे बात भी की थी? देखो उनका तो नाम अनीता देवी। अनीता देवी तो वहाँ वो किचन में जो काम कर रही थी वो है। दीक्षा शर्मा कौन है? दीक्षा शर्मा सनवर की पहचान में है, उनके नाम से होटल चल रहा है? नहीं, दूसरों के नाम से चल रहा होटल वो। असली मालिक सनवर है। मालिक कौन है होटल? मालिक सनवर। सनवर है जी। अच्छा, दबाव सनवर का था आपके ऊपर? जी। पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए? जी हैं? जी। थोड़ा बोलिए, बताइए, थोड़ी बात बताइए। पुलिस आई थी, क्या नाम पूछने के लिए, तारा नाम क्या हो? पुलिस वालों ने मुझे धमकाया तेरा। हाँ। और अब बात कर लेते हैं हम अखिलेश यादव के नए आशियाने की। जी हां, एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना कैंप कार्यालय खोला है। अनवरगंज इलाके में कैंप कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है और इसके उद्घाटन के मौके पर अखिलेश आजमगढ़ जाएंगे। मधुरी हवाई पट्टी से करीब बताया जा रहा है कि 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। 2 फ्लोर के इस घर में ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस और मीटिंग हॉल है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर रेसिडेंशियल एरिया है। अखिलेश यादव ने इसके लिए 2021 में 104374 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। 4374 वर्ग मीटर की जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी और बताया जा रहा है कि अब इसी पर ये ऑफिस कम आवास बनकर तैयार हुआ है, यानी कि 2 मंजिला है। ग्राउंड जो है, ग्राउंड को लेकर 1 मंजिला मकान है, ग्राउंड पर ऑफिस है, कार्यालय है और ऊपर की तरफ बताया जा रहा है कि रहने के लिए घर बनाया गया है, यानी रेजिडेंशियल इलाका है। और संभल में बुलडोजर से करीब 30 से 40 दुकानें हटा दी गई। बता दें आपको कि मुहर्रम में शिया समुदाय आलम का जुलूस निकलना है और इसके लिए रास्ते में पड़ने वाले दुकानों को हटाया गया है, जिसको लेकर हिंदू दुकानदारों ने सवाल उठाए और दुकान बंद रखने से नुकसान होने की बात भी कही। संभल के सब्जी मंडी का पूरा मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर 30 से 40 दुकानें हटाई गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर शिया समुदाय आलम का जुलूस निकलना है और इसके लिए रास्ते में पड़ने वाले दुकानों को हटाया गया, जिसे लेकर हिंदू दुकानदारों ने सवाल उठाए। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हो गया है। पुलिस ने मां और बेटे की हत्या के आरोप में नौकर को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल जंक्शन से गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक मालकिन की डांट से नाराज होकर नौकर ने धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया और फिर बिहार भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को दीनदयाल जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। और ये नौकर चाकर अंदर आते रहते थे क्योंकि बेसमेंट भी इनका ही था। एक्चुअली इतना ज़्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम दुकान कहाँ पर है, किस चीज़ की? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान। घड़ियों की दुकान, ठीक। तकरीबन 9:40 के आसपास दिल्ली पुलिस के लाजपत नगर थाने को कॉल मिली थी कि एक घर से कॉल मिली है जहां पर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है और घर के अंदर परिवार के लोग हैं, जिनमें महिला रुचिका जिसकी उम्र 42 साल है और बेटा क्रिश जिसकी 14 साल है, वो बाथरूम और बेडरूम में पड़े हुए हैं। जिसके बाद पुलिस को तुरंत इतला मिलने के बाद पुलिस इस घर में आती है। ये F140 आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर इसका है और शिकायतकर्ता जो थे, कॉलर जो थे, वो उनके हस्बैंड हैं और उन्होंने कॉल दी थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस जब
अंदर पहुंची तो देखा कि दोनों वहां पर खून से रक्त रंजित थे और इसी वजह से पुलिस ने तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद स्पॉट पर सारी जानकारियां इकट्ठा की गई और आप देखेंगे ये वही घर है जहां पर पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में तकरीबन 5 से 6 टीमें बनाई गई हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आसपास के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रही है। घर का जो नौकर है वो लापता है और उसी पर अभी तक फिलहाल शुरुआती दौर में शक पुलिस को है क्योंकि घर का नौकर इस पूरी वारदात को अंजाम करके भागा है, ऐसे यहाँ पर पुलिस को शक है और इसलिए पुलिस की टीमें यहाँ पर ट्रेस कर रही हैं। और जो घर की सीढ़ियाँ है उसमें काफ़ी खून बिखरा था जिसके बाद बाहर से दिखाई दे रहा था और इसी वजह से घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हो सकता है सेंट्रल लॉक हो, ऑटोमेटिक लॉक हो, जिसे लॉक करके वो भागा था। और जो भी कातिल है फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो टीमें हैं वो काम कर रही है, बनाई जा रही है। पुलिस की टीमें यहाँ पर खड़ी हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर खड़ा किया गया क्योंकि क्राइम सीन है, क्राइम सीन में कोई छेड़छाड़ ना हो। लखनऊ में दामाद ने सास ससुर की हत्या कर दी। चाकू से गोदकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पति से विवाद के चलते आरोपी जगदीश की पत्नी मायके में रह रही थी। आलमबाग थाना क्षेत्र की वारदात है। पारिवारिक विवाद और शराब की लत हत्या की वजह बनी। पूनम प्राइमरी टीचर है। करीब 10 साल पहले जगदीप से उसकी शादी हुई। जगदीप की गलत सोहबत और शराब के चलते पति पत्नी की अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। पति से विवाद के चलते ही पिछले 5 साल से पूनम अपने 2 बेटों के साथ अपने मायके में रह रही थी। आरोप के मुताबिक जगदीप शराब के नशे में था। जब पूनम ने जगदीप से शराब पीकर घर आने से मना किया तो वाद विवाद शुरू हो गया। पूनम के पिता अनंत राम ने बीच बचाव किया तो जगदीप ने अपने साथ लाए बैग से चाकू निकाला और अनंत राम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जब पति को बचाने के लिए पत्नी आई तो जगदीप ने सास आशा देवी को भी नहीं बख्शा और उनकी भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 10 साल हो गए मेरी शादी को, साथ में रह रहे थे बट बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी कंप्लेन नहीं की उस चीज के, बट इस बार मैंने कंप्लेन किया उनका और घर छोड़ करके, अपना ही घर छोड़ करके मैं यहाँ पे मम्मी पापा के पास में आ गई। मम्मी पापा यहाँ पे मेरे अकेले ही रह रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे। यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंतराम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रश्न। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर रेप का फर्जी मुकदमा लिखाने पर सजा एसटी-एससी कोर्ट ने महिला को सजा सुनाई है। रेप के साथ एसटी-एससी का भी मुकदमा दर्ज कराया था। महिला को सुनाई गई 7.5 साल की कैद की सजा। महिला पर 52,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगस्त 2022 में यह फर्जी केस दर्ज कराया गया था। होटल में रेप का आरोप लगा था। घटना के दिन कनाडा में था पीड़ित और इसी के बाद ये मामला अब जाकर अंजाम तक पहुंचा है। बताया जा रहा है कि फर्जी केस के मामले में इस महिला को ही सजा सुनाई गई है। एसटी-एससी कोर्ट ने यह सजा सुनाई है क्योंकि एसटी-एससी एक्ट भी लगाया गया था, इसीलिए अब इस पूरे मामले में जो महिला है उसको 7.5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 52,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और कानपुर में चर्चित सीए के घर छापेमारी पर पंजाब पुलिस ने की छापेमारी। बताया जा रहा है कि सीए के दस्तावेज, लैपटॉप कब्जे में इस वक्त पंजाब पुलिस ने लिए हैं। पैसों की हेराफेरी का ये पूरा मामला था। इसी मामले में छापेमारी की गई। निजी फार्म में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद सीए के घर में यह छापेमारी हुई है। पंजाब पुलिस ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीए के दस्तावेज, लैपटॉप कब्जे में लिए गए। पैसों की हेराफेरी का यह मामला था, इसी को लेकर छापा पड़ा था। बताया जा रहा है कि निजी फार्म में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद यह छापा मारा गया। पंजाब पुलिस आई थी थाना नजीराबाद पे, उन्होंने वहां पे लिखित दिए जिसके आधार पे फोर्स मुहैया कराई गई थी। अब उन्होंने रेड की है, उसकी डिटेल तो उन्होंने हमें नहीं दी है, जाहिर सी बात है कोई गड़बड़ी होगी,
लेकिन उन्होंने फोर्स की हमसे मांग की थी, हमने फोर्स अवेलेबल कराया और वो अपना वो। पंजाब पुलिस ने कानपुर में विजन क्रिएटिव सर्विसेज के ऑफिस और उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के नसीराबाद थाने की फोर्स भी उनके साथ मौजूद रही। अगर सूत्रों की माने तो पंजाब में एक मुकदमा दर्ज हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें नामजद हैं। उस संदर्भ में पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और तमाम दस्तावेज खंगाले। हालांकि यहाँ पुलिस ने उन्हें अरेस्ट जरूर किया, मगर पुलिस के अधिकारी इस घटना से किनारा करते नजर आए। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या, और ऐसे में टीम तमाम दस्तावेज लेके यहां से वापस पंजाब को लौट गई। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मेरठ से खबर लेते हैं, जहां पर सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज की। घूसखोरी और मान्यता को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें एनसीआर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट एमडी शिवानी अग्रवाल भी शामिल है। शिवानी अग्रवाल पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल की बेटी हैं, जो कि एनसीआर मेडिकल कॉलेज का कामकाज संभालती हैं। उधर मेरठ पुलिस का कहना है कि उसे इस एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीतापुर में पुलिस ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित की मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवा दिया है। और इस वक्त सीधे आपको दिखाएंगे, यूपी कैबिनेट की बैठक इस वक्त शुरू हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक इस वक्त शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। तो यूपी कैबिनेट की बैठक, तमाम मंत्री इसमें मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक मानी जा रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर चर्चा होगी। तो यूपी कैबिनेट की ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तमाम जो अलग अलग विभाग के मंत्री हैं वो भी इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे और मुख्यमंत्री यहां पर समीक्षा लेंगे आज, और साथ ही साथ कई और मुद्दों पर चर्चा भी होने वाली है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, तमाम अपडेट्स के साथ हम और अधिक जानकारी देंगे कि किन किन बातों पर चर्चा हुई। और नोएडा में बदमाशों ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से स्नैचिंग की। सेक्टर 11 स्थित मॉडर्न स्कूल के पास की वारदात है। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बलिया में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पति, सास, ससुर और देवर पर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निवासी मुंडेरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिलने के उपरांत थाने की फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है और मृतका के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया पुलिस बाल सैनिक स्कूल के पास फायरिंग करने के आरोपियों की तलाश में जुट गई है और इन लोगों ने जिले के कोतवाली इलाके में स्कूली छात्रों पर फायरिंग की। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जिस छात्र पर फायरिंग हुई उसने पुलिस को आरोपियों के नाम बताए। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट गई है।